चलिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग आज पढ़ेंगे डीसी मशीन। और डीसी मशीन भी क्या पढ़ेंगे? डीसी मशीन में हम लोग पढ़ते हैं डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर से। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर है, इसका कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होता है, यानी कि एक ही मशीन को दोनों तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन में कौन से पार्ट का क्या काम होता है। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके बाद हम लोग अलग अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग मशीन पढ़ रहे हैं। लगता है कि आपको एक दिन अपलोड करवाना पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग बात समझेंगे तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाएगा क्या बोल रहे हैं, सिलेबस का यूनिट, ये यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा। हर जगह 4 यूनिट नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा पहला बार। चलिए यहाँ देखिए, फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने के लिए टाइम दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आउटर बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं योक। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो मिल रहा है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं पोल शू। ये जो है इसको बोलते हैं पोल कोर। अगर ऊपर में आते हैं तो ये जो पूरा आपको साइलेंटिकल पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, नहीं साइलेंटिकल पार्ट अगर यहाँ दिखाएगा ना तब इसको शॉर्ट बोलेंगे। ये बीच वाला जो सेक्शन है उसको बात करें, इसको बोला जाएगा आर्मेचर कोर। इसको बोलेंगे आर्मेचर कोर। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्मेचर पे ये स्लॉट कटा हुआ है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्लॉट कटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे सिंपली स्लॉट। स्लॉट के बीच में ऊपर में आपको दांत दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये खाने का दांत नहीं है, दिखाने वाला दांत है, इसको बोलेंगे टीथ। और यहां पे ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्मेचर कंडक्टर। यहां पे ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे शाफ्ट। बाकी आपको एक चीज यहां पे और लगाना पड़ेगा, इसको बोला जाएगा कॉम्यूटेटर। ब्रश भी लगा देते हैं क्योंकि बिना ब्रश लगाए तो करंट निकलेगा नहीं बाहर। ब्रश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम क्या होता है? तो जनरेटर का काम होता है यहाँ पे सबसे पहले तो एनर्जी कन्वर्जन समझेंगे। तो एनर्जी कन्वर्जन के बेसिस पे देखा जाएगा तो हम लोग जनरेटर को घुमाने का काम करते हैं, घुमाते हैं, इलेक्ट्रिकल मिलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग डीसी जनरेटर की बात करें तो जो भी हम लोग को आउटपुट क्वांटिटी मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डीसी मिलेगा। यानी कि ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे इन द फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज, तब इसको बोल दिया जाएगा डीसी जनरेटर। अब यहाँ पे डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली हम लोग को अगर पार्ट की बात किया जाए तो डिफरेंट यहाँ पे पार्ट कनेक्ट रहेगा और सारे पार्ट का यहाँ पे अलग अलग फीचर है। तो अगर सबसे फर्स्ट में अगर यहाँ पे हम पार्ट का डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, सॉरी ऑर्बिट नहीं बल्कि सबसे आउटर मोस्ट जो आपको यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? आउटर बॉडी या योक बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर मशीन का आउटर बॉडी बना हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर बॉडी काम करेगा कि जो भी मशीन है उसको एक्सटर्नली प्रिवेंट करने का काम करेगा, बचाने का काम करेगा। अगर बचाने का काम कर रहा है तो अगर बाहर वाला ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या अंदर को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। यानी कि सबसे फर्स्ट में जो आउटर बॉडी है या योक है इसको मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए या होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पोल की बात करें तो पोल यहाँ पे सपोज इसको मानते हैं एन और इसको मानते हैं एस। तो अगर यहाँ से फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स यहाँ से एन से निकलेगा और आर्मेचर कोर से होते एस में जाएगा और एस के पास जैसी फ्लक्स आएगा ना तो आधा जाएगा इधर और आधा इधर जाएगा। तो यहाँ सपोज 5/2 और यहाँ भी 5/2। तो अगर कहने का मतलब है कि योक या आउटर बॉडी से 5/2 फ्लक्स मूव कर रहा है
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस टाइप के मटेरियल को यूज करना होगा कि जो यहाँ पे मैकेनिकल सर्किट प्रोवाइड कर सके या जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास कर सके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल ही, क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आउटर बॉडी जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा उस टाइप के मटेरियल को जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास कर पाएगा। और यही वजह होता है कि यहाँ पे जो आउटर बॉडी बनाया जाता है ये बनाया जाता है किस चीज का? कास्ट आयरन। किसके लिए? स्मॉल मशीन के लिए, स्मॉल मशीन के लिए। और यहाँ पे कास्ट स्टील जो यूज किया जाएगा ये किया जाएगा मीडियम एंड लार्ज मशीन के लिए। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर इंक्लूड करते हैं यानी कि ये डिफरेंट मटेरियल यूज करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को लेते हैं यानी कि पैसा को लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी स्मॉल मशीन है स्मॉल मशीन का कॉस्ट कम रखने की वजह से यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि आउटर बॉडी इस प्रकार से बनाया जाए जिसका कॉस्ट ऑलरेडी कम हो। वहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कि कितना फ्लक्स आसानी से पास करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम को अगर इकोनॉमिकल बनाना होगा, जैसे अभी आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक आपको मिलेगा इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। वहाँ पे क्या होता है कि केल्विन लॉ बताया जाता है। ऐसे केल्विन लॉ तो हम लोग हीट में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे केल्विन लॉ आपको एक बताया जाएगा कि जैसे हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कंडक्टर को कितना मोटा रखा जाएगा जिससे पूरा सिस्टम इकोनॉमिकल बन जाए। तो इकोनॉमिकल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं कि कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंसी मिल जाए। तो यहाँ भी वही करना चाहते हैं हम लोग कि ये जो भी आपको यहाँ पे मशीन है तो इस मशीन में इस प्रकार से मटेरियल यूज करें जिससे कॉस्ट ऑलरेडी क्या हो, कम से कम लगे। तो स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन और बिग मशीन में या लार्ज मशीन में कास्ट स्टील, क्योंकि स्टील जो होता है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं योग के बाद आता है पोल पे। अगर पोल की बात करें तो पोल का यहाँ पे फंक्शन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोवाइड करना काम है तो इसका फीचर तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से फ्लक्स आसानी से फ्लो करवा सके या आसानी से प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल मशीन और लार्ज मशीन का या मीडियम का। तो स्मॉल मशीन में होता है कि जो भी यहाँ पे पोल क्रिएट किया जाएगा वो पोल क्रिएट किया जाएगा परमानेंट मैग्नेट से, लेकिन लार्ज या मीडियम मशीन में कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो यहाँ पे अगर पोल की कंसेप्ट की बात करेंगे पोल की, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो भी स्मॉल मशीन होगा इस स्मॉल मशीन में क्या यूज करेंगे? परमानेंट मैग्नेट। और यदि लार्ज या मीडियम की बात करें तो यहाँ पे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया गया था कि अगर स्मॉल मशीन में यहाँ पे परमानेंट लगाना क्यों पड़ रहा है? सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पे हम लोग को स्मॉल मशीन में कोई कंट्रोल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को नेसेसिटी नहीं पड़ता है कि उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगा। मशीन में आगे आप डिटेल में समझेंगे कि जितना भी चीज़ का फंक्शन होगा, आइदर मोटर हो या जनरेटर हो, हम लोग को सबसे आसान कंट्रोल करना होता है फ्लक्स को। अगर फ्लक्स को कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा मशीन हम लोग को कंट्रोल में आ जाएगा। तो हम लोग यही करना चाहते हैं कि मशीन ही ऐसा बना दे, ठीक है, कि वो हम लोग के कंट्रोल में रहे। हम लोग जितना कंट्रोल करना चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या परमानेंट मैग्नेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि तुम फ्लक्स इतना नहीं इतना दो? कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में फीचर रहेगा कि जो हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग में जो भी फ्लक्स बनेगा, मैग्नेट में जो भी फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द करंट पे, क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर यहाँ पे फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट है तो करंट को कंट्रोल करके यहाँ पे फाई के वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे बात ये आता है कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो यहाँ पे वाइंडिंग तो करेंगे, वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे पोल बनेगा, तो यहाँ पे उसमें करंट देने की जरूरत पड़ेगा। तो करंट यहाँ पे एसी या डीसी? क्यों? क्योंकि अगर एसी करंट में पोलैरिटी करंट का चेंज करेगा तो उसका पोल का पोलैरिटी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमको मशीन में क्या चाहिए कि फिक्स पोलैरिटी ऑफ द पोल चाहिए। अगर फिक्स पोलैरिटी ऑफ पोल चाहिए तो हमेशा सप्लाई क्या देना पड़ेगा?
डीसी देना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगर बात करें तो डीसी हम लोग दे दिए, यहाँ से फ्लक्स निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि फ्लक्स आसानी से पास कर रहा है। जब फ्लक्स यहाँ पे आसानी से पास कर रहा है तो ये देख रहे हैं कि अगर इतना सोचेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो एरिया ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ये एरिया जब ज़्यादा मिल रहा है तो इसको बोला जाता है, ऐसे देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे कि सपोज अगर मान ली किससे इसकी पोल की बात करें कि पोल है, ये पोल है, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इस पार्ट को तुम लोग यहाँ पे पोल शू बोलेंगे ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि ये जो होता है इसको बोला जाता है पोल आर्क। इसको क्या बोलेंगे? पोल आर्क। तो यहाँ पे हम लोग पोल शू में जो पोल आर्क बना हुआ रहता है तो पोल आर्क को हम लोग ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी मैग्नेट्स यानी कि जो भी यहाँ से पोल से फ्लक्स निकलेगा, अगर मान लें कि इतना ही विड्थ रखते तो इतना ही विड्थ से बाहर निकलता है ना, तो अगर इतना विड्थ से बाहर निकलता तो इतना ही रीजन कवर कर दिया जाता, यानी कि आर्मेचर पे टोटल एरिया में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं कि पोल शू के एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे ओवर द सरफेस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पूरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन मिला पोल शू का। दूसरा फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रिलक्टेंस के टर्म में कि एस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से अगर पोल से फ्लक्स निकलेगा तो आप देख रहे हैं कि बीच में एयर गैप मिल रहा है। जैसे ये आर्मेचर है और आर्मेचर और पोल शू के बीच में गैप मिलेगा ना। हम लोग जानते हैं कि एयर जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एयर से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर यहाँ पे सोचिए तो एयर का रिलक्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे एरिया पहले से कम रहता तो और क्या होता? अगर रिलक्टेंस कम रहेगा, सॉरी एरिया कम रहेगा तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लक्स आसानी से पास नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग पोल फेस को बढ़ा दिए, पोल फेस यानी कि पोल आर्क को बढ़ा दिया गया तो एरिया तो बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पे अगर एरिया बढ़ेगा तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? कम जाएगा, और जैसे रिलक्टेंस कमेगा तो फ्लक्स आसानी से पास कर पाएगा। तो पोल से फ्लक्स निकला, एयर गैप को आसानी से पास इसलिए कर पाया क्योंकि पोल शू के हमने वो बढ़ा दिया। जैसे ही पास करेगा तो पहुंचेगा आर्मेचर के पास में। अब आर्मेचर का काम क्या होता है? तो आर्मेचर का काम ये है कि इस पे आर्मेचर कंडक्टर लगाया जाएगा। आर्मेचर कंडक्टर लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट मतलब होता है खांचा, ठीक है। स्लॉट यहाँ पे बनाते हैं और स्लॉट बना करके क्या करते हैं उसमें कंडक्टर डालेंगे। अब यदि मान लें कि स्लॉट में कंडक्टर डाल देगा, अगर ये मूव कर रहा है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो हमेशा इस कंडक्टर को कट करते रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर कट किया जा रहा है तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और जो वोल्टेज बनता है उसी को बाहर टर्मिनल पे ले लेते हैं। तो बेसिकली आर्मेचर का काम क्या है कि जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मिल रहा है, ध्यान समझिएगा, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बात समझ आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि जब हम लोग आर्मेचर बनाएंगे तो आर्मेचर कौन से मटेरियल का होगा। तो सबसे फर्स्ट में आर्मेचर की अगर बात करेंगे तो मान ली कि बेसिकली ऐसे है। अगर यहाँ पे सोचते हैं कि सपोज इस प्रकार से आर्मेचर बना हुआ है, यहाँ से पोल से फ्लक्स निकल रहा है तो सारा का सारा फ्लक्स तो इससे होकर जाएगा ना, ठीक है। और बीच में चूंकि जो भी आर्मेचर घूम रहा है वो साइलेंड्रिकल शेप में होता है, सॉलिड शेप में होता है, तो जो भी वहाँ पे फ्लक्स जाएगा तो इंटरनली भी जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की हम अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग के पास 3 मैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरो, पारा और डाया। सबसे लो कैटेगरी किसका होता है? डाया का। तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं क्या कि जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो सारे के सारे फ्लक्स आर्मेचर से पास हो। तो आप एक जानते हो कि फेरोमैग्नेटिक ऐसा नेचर होता है कि अगर उसके आसपास से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जाते रहेगा वो सारे को अपने अंदर खींच लेता है। तो अगर मान ली कि सपोज फ्लक्स ऐसे जाना चाह रहा है तो ये यहाँ से नहीं जा करके ये क्या करेगा? बेंड कर जाएगा और इससे होकर के चल जाएगा। तो ये फीचर हम लोग को मिलता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आर्मेचर बनता है वो बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो सबसे पहले तो इसको ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास कर सके।
तो इसको बनाते हैं हम लोग स्टील का, इसको बनाएंगे स्टील का। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जैसे अगर मान लिया कि कोई भी सॉलिड सिलिंड्रिकल को सिलिकॉन का है, सॉरी स्टील का है, और स्टील के घुमा रहे हैं बीच में और इधर से फ्लक्स दे रहे हैं, तो चूंकि स्टील घूम रहा है और स्टील जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का कंडक्टिविटी होता है, तो अगर मान ली कि घूम रहा है यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके बॉडी में भी तो ईएमएफ बनेगा, और जब बॉडी में ईएमएफ बनेगा तो ईएमएफ की वजह से करंट भी मिलेगा, उस करंट को बोलेंगे ईडी करंट, और उस ईडी करंट से मेंटेन करने में या उस ईडी करंट की वजह से जो लॉसेस होगा उसको बोलेंगे ईडी करंट लॉसेस। तो बेसिकली अगर मान लिया कि ईडी करंट लॉस कम करना होता है, तो आप लोग फिजिक्स में भी ऐसे पढ़ेंगे कि वहां पे हम लोग बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाने का दो तरीका, या तो मटेरियल में कुछ ऐसा चेंजिंग कर दे जिसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, या कुछ ऐसा कर दे कि जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि R प्रोपोर्शनल 1/A, अगर एरिया आप क्या करेंगे कम कर देंगे तो R का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप ईडी करंट में जानते हैं कि ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए जो भी प्लेट होता है उसको सेक्शनलाइज करके पतला पतला पत्थर बनाते हैं। तो लेमिनेट तो करेंगे, लेकिन पहले हम लोग के पास यदि ऐसा फीचर है कि पहले से ही अगर स्टील में अगर कुछ ऐसा मटेरियल मिला जाए जिससे रेजिस्टिविटी कम जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि स्टील में हम लोग मिलाते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन 3 से 4% जनरली मिलाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा कम जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कमेगा, ईडी करंट कमेगा, ईडी करंट लॉसेस कम जाएगा। लेकिन क्या उससे ईडी करंट लॉसेस जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ वैल्यू कम जाता है और जो कुछ बचता है उसको घटाने के लिए क्या करते हैं कि उसको लेमिनेट कर देते हैं, यानी कि पतला पतला लेमिनेशन, उसको भी आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आर्मेचर कोर की बात करें तो आर्मेचर कोर किस मेटेरियल का बनेगा? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन प्लस स्टील क्या बन गया? सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील हो गया। अगर आप थोड़ा सा मेटेरियल के बारे में जानते होंगे तो ऐसा होता है कि अगर सिलिकॉन को अगर मान ली कि इसे स्टील में मिलाया जाएगा तो स्टील का क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं कमे उसके लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा हम लोग नहीं मिला पाते हैं, 3 से 4% ही मिलाएंगे। तो बेसिकली आर्मेचर का आपको समझ में आया कि आर्मेचर का काम क्या है, आर्मेचर कैसा बनाना चाहिए और कौन सा मटेरियल यूज करना होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पे आर्मेचर के बाद बात आता है कि यहाँ पे जो स्लॉट में कंडक्टर डाला जाएगा, तो स्लॉट में जो कंडक्टर डाला जाएगा वो कैसा डाला जाएगा? तो वो ऐसा कंडक्टर रहेगा जिसकी कंडक्टिविटी हाई रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि जो वोल्टेज बनेगा वो बाहर में लेना भी तो है। तो अगर कंडक्टिविटी हाई रहेगा तभी तो बाहर निकल पाएगा आसानी से। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मोस्टली कॉपर का वायर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखे होंगे वाइंडिंग किए हुए कहीं भी फैन वगैरह मोटर में भी, तो देखते हैं कि जो भी यहाँ पे वायर रहता है उस पर पतला सा ऊपर से पेंटेड फिल्म डाला जाता है, यानी कि पेंटेड एक लेयर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर आप सोचिए अगर मान ली कि इससे लेयर नहीं डाला जाएगा बेसिकली तो क्या होगा कि सारे यहाँ पे अगर वाइंडिंग करेंगे इस पर लपटेंगे तो सारे तो एक टच में आ जाएगा ना, और जैसे एक इंच से वोल्टेज या करंट देंगे या निकलेगा बाहर तो सारे शॉर्ट रहेगा। तो सारे शॉर्ट रहेगा तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना बन जाता है? 0 बन जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में अगर वोल्टेज 0 बन गया तो कुछ भी बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इस पर पेंटेड हम लोग एक इंसुलेशन डालते हैं और उसके बाद इसको वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो साथ में अगर आर्मेचर कंडक्टर की बात करें तो आर्मेचर कंडक्टर रहेगा कॉपर का, जिसमें वर्किंग वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात आता है कि यहाँ से फ्लक्स निकल के एस में गया, एस से बॉडी से होते हुए इस प्रकार से सर्कुलेट करते रहेगा, आधा जाएगा ऊपर आधा जाएगा नीचे और सर्किट कंप्लीट करते रहेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जैसे इस प्रकार से सारा फंक्शन हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गया, तो हम लोग आगे वर्किंग प्रिंसिपल में समझेंगे कि जो आर्मेचर कंडक्टर में अंदर में वोल्टेज बन रहा है वो हमेशा एसी बनता है, अल्टरनेटिंग बनता है। तो बाहर हम लोग को डीसी लाना रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्टली वोल्टेज को अंदर से यदि बाहर निकाल देंगे तो बाहर भी एसी मिल जाता है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्यूटेटर, यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर होता क्या है? तो कॉम्यूटेटर देखा जाएगा तो सेगमेंट के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। सेगमेंट कहा जाए तो इस प्रकार से,
अगर ऐसे ऐसे सेगमेंट को एक दूसरे के साथ अटैच करते जाए तो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्किल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक दो सेगमेंट के बीच में एक माइका का लेयर डाला जाता है। जैसे एक सेगमेंट हो गया यहाँ पर, इसके बाद फिर माइका का लेयर डलाएगा और इसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट अटैच होगा इस प्रकार से, ऐसे। तो ये बीच में रहेगा माइका और ये रहेगा आपको सेगमेंट। सेगमेंट यहाँ पे किस चीज का बना हुआ रहेगा? अब यहाँ पे आपको सोचिए, अगर मान लीजिए कि आपको सपोज पता नहीं है तो इसके फंक्शन पे बेसिस पे आप सोचेंगे। तो जैसे कॉम्यूटेटर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना अंदर में आर्मेचर वाइंडिंग रहता है वो सबसे पहले कॉम्यूटेटर से कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास घर में छोटा सा मोटर होगा तो आप देखेंगे कि मोटर की एक शाफ्ट जो रहता है उस शाफ्ट पे इस प्रकार से लाइन कटा हुआ रहता है, पतला पतला रहता है बाहर में। अगर होगा तो घर में जाकर देखिएगा, लाइन कटा होता है और पीछे से देखेंगे तो पीछे से पतला पतला तार सोल्डरिंग किया हुआ रहता है। तो जो पीछे से तार सोल्डरिंग किया हुआ रहता है ना वही आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टर है, और जो बाहर में कटा हुआ स्लॉट नील बना हुआ है उसी को कॉम्यूटेटर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर को कॉम्यूटेटर से अटैच किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर में करंट बना, करंट कॉम्यूटेटर तक पहुंचा, फिर कॉम्यूटेटर पे क्या होता है कि ऊपर में इस प्रकार से ब्रश कनेक्ट रहेगा। ब्रश तो घूमेगा नहीं, घूमेगा कॉम्यूटेटर। तो जब कॉम्यूटेटर घूम रहा है, ब्रश यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ब्रश का काम है करंट को कलेक्ट करना। कॉम्यूटेटर तक करंट पहुंचेगा तभी तो ब्रश उसको कलेक्ट कर पाएगा। अब कॉम्यूटेटर तक यदि करंट पहुंच रहा है तो आसानी से करंट कैसे पहुंच पाएगा? आसानी से तभी पहुंच पाएगा जब ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कुछ ऐसा मटेरियल का रहेगा कि जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर को बनाते हैं, कॉपर को बनाएंगे। लेकिन अब सोचिए, जैसे कॉपर यदि आप लोग देखते होंगे कि जो भी वायर होता है तो कॉपर थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा होता है, यानी कि आसानी से बेंड होने लग। तो अगर मान लिए कि यहाँ पे नॉर्मल कॉपर लगा दिया जाएगा, तो नॉर्मल कॉपर लगाने के बाद और ब्रश लगा देंगे तो सबसे फर्स्ट में तो बात ये होता है कि ब्रश अगर ऊपर से लगाया जा रहा है तो अगर मान ली कि ब्रश यहाँ पे लगा रहा है और इसको हमेशा घुमा रहे हैं तो फ्रिक्शन होते रहेगा, ब्रश का भी सरफेस घिसेगा और कॉम्यूटेटर का भी सरफेस घिसेगा। तो अगर ब्रश का एकदम कॉन्स्टेंटली फिक्स कर दिए तो घिसते घिसते तो बीच में गैप हो जाएगा ना। तो अगर मान ली कि गैप हो जाएगा तो क्या करंट को कलेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ब्रश पे एक स्प्रिंग प्रेशर डाल देते हैं ताकि ये कांस्टेंट प्रेशर कॉम्यूटेटर के साथ बनाए रखे, और जब कांस्टेंट प्रेशर बनाए रहेगा तो करंट हमेशा कलेक्ट करते रहेगा। सरफेस तो मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा डैमेज होगा ही होगा, कितना हो मटेरियल हार्ड लगा लीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल को इस प्रकार से मॉडिफाई कर देते हैं कि जो पहले फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा था, यानी सॉरी फ्रिक्शन नहीं बल्कि जो मतलब कि डैमेज ज़्यादा हो रहा था वो डैमेज कम हो। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल कॉपर के बदले अगर हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज कर दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो सरफेस मतलब कि डैमेज होगा वो कम से कम होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि जो भी सेगमेंट होता है यहाँ पे यूज करते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर का। बात क्लियर है? और ये जो शेप दिखाई दे रहा है इस शेप को क्या नाम बोलते हैं? वेड शेप, WEDGE वेड शेप, ठीक है। यानी कि वेड शेप में यहाँ पे हार्ड ड्रॉन सेगमेंट को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं विथ माइका इंसुलेशन बिटवीन टू सेगमेंट, यानी कि दो सेगमेंट के बीच में माइका क्यों डालते हैं? सर आर्मेचर घूमेगा तो स्प्रिंग घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो स्प्रिंग घूमेगा। स्प्रिंग कहाँ लगाते हैं बताइए? कॉम्यूटेटर के ऊपरी वाला नहीं, कॉम्यूटेटर अगर बात करें यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे कॉम्यूटेटर सेगमेंट है, ये ब्रश है, ब्रश हमेशा स्थिर रहेगा एक जगह पे, ये घूमते रहेगा। अगर ये घूम रहा है तो ब्रश यहाँ पे स्थिर है, तो क्या इस पे प्रेशर आप बना सकते हैं? इस पे प्रेशर नहीं बना सकते, प्रेशर आपको ऊपर डालना पड़ेगा यानी कि ब्रश पर। तो स्प्रिंग आप यहाँ लगाएंगे ना इस प्रकार से, तो स्प्रिंग यहाँ पे लगेगा ब्रश के ऊपर, तो क्या करेगा ब्रश को हमेशा प्रेशर नीचे देते रहेगा जिससे ये कॉम्यूटेटर के साथ हमेशा कनेक्ट में बना हुआ रहेगा। घिसेगा भी तो और नीचे आ जाएगा। क्या नीचे आ जाएगा? थोड़ा मोड़ा घिस भी जाएगा तो नीचे हाँ वही बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि घिंच गया तो घिंचने के बाद गैपिंग हो जाएगा तो स्प्रिंग उसको और प्रेशर बढ़ा देगा, इसीलिए हमेशा कांटेक्ट में बना हुआ रहेगा।
तो कम्यूटेटर का थोड़ा बहुत आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, यानी बेसिक प्रिंसिपल कहा जाए तो कौन से मटेरियल का बना हुआ रहेगा, किस प्रकार से बना हुआ रहेगा, ये सब बात क्लियर हो रहा है। तो कम्यूटेटर अगर इस प्रकार से बनाया गया है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कम्यूटेटर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी आपको एसी में अंदर प्रोड्यूस हो रहा था बाहर में डीसी को ऑब्टेन करना, और वो आपको समझ में अभी नहीं आ पाएगा। जब उसको हम लोग वहाँ पे कम्यूटेटर लगा करके अंदर में एसी प्रोड्यूस करके बाहर निकालेंगे तब देखेंगे कि कम्यूटेटर लगाने पर एसी आपको डीसी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। बस अभी समझना है कि कम्यूटेटर का बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है। ये डीसी मशीन का है। जैसे जनरेटर में सप्लाई नहीं देते ना तो पोल कैसे निर्धारित होगा? जैसे देखिए वो सब आगे आपको बताया जाएगा। जैसे कहने का मतलब कितना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे ये पोल है तो पोल पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए वाइंडिंग लगाना होगा, वाइंडिंग लगाने के बाद उसमें सप्लाई भी देना होगा। तो सप्लाई के बेसिस पे यानी कि फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पे आगे आपको जनरेटर का टाइप बताया जाएगा। तो टाइप को हम लोग दो पार्ट में आगे जाके क्लासिफाई कर देते हैं, एक को बोल देते हैं सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा को बोल देते हैं सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली मतलब कि जो भी फील्ड में वाइंडिंग कनेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग अलग से बैटरी से सप्लाई देंगे, और सेल्फ मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज अंदर में बनेगा उसी वोल्टेज से सप्लाई दे देंगे। तो वो आगे बात करेंगे हम लोग टाइप में। बात क्लियर है? तो यहाँ पर मेनली अगर सारे एलिमेंट की बात करें, सारे पार्ट्स की बात करें तो सारे पार्ट्स आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सारे पार्ट्स का क्या क्या फीचर होगा। चलिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पहले डायग्राम को आप नोट डाउन करिए, और यहाँ पे नोट डाउन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मिटा देते हैं। चलिए पहले फिगर बनाने के बाद जितना फिगर में नाम दिया गया है पहले फिगर के नाम को मार्क कीजिएगा। क्या सारे लोग फोटो खींच रहे हैं? बना हुआ है। खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। खाली रहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये इसके साथ प्रॉपरली अटैच रहेगा। ठीक है, प्रॉपरली अटैच रहेगा तब इधर से जितना आधा फ्लक्स आएगा और इसके साथ आसानी से पास कर पाएगा। दिखाने का मतलब हुआ। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ऐसे फिगर से क्या समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग आउटर बॉडी बनाएंगे तो उसी के साथ में पोल बना देंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जिनको एकदम फिगर ये चाहिए कि एकदम सुंदर बनना चाहिए, एकदम अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, तो वो बल्कि फिगर आप घर पे जाके बनाइएगा। एकदम सही बना हुआ है। लेकिन फिगर के पीछे नहीं जाना कि फिगर एकदम अच्छा बनेगा तभी हो पाएगा,
बस फिगर आपको इतना बनना चाहिए कि सारे पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बना रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, और कंस्ट्रक्शन में अगर आप फिगर केवल अच्छा बना दिए ना और आप कुछ नहीं लिखे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, ड्राइंग तो आप लोग को पढ़ना था ना, तो ड्राइंग तो पढ़े होंगे। प्रमोट करके आप लोग को बिगाड़ दिया सबको। 800 के मशीनों सब बर्बाद हो गया। हो गया फिगर। उधर मिलेगा नहीं, मिलेगा अभी बाद में। बनाना है सर। अक्सर आप लोग देखेंगे अगर ट्रैक्टर वाले अगर गाना मतलब कि थोड़ा सा अच्छा बजाएगा ना तो उन लोग खुद नहीं मन लगता उन लोग को। माहौल बना देता है यार। फिगर बन गया। हाँ, ब्रश रहेगा कार्बन का। कार्बन वहाँ पे हम लोग डिपेंड करता है उसका भी। कार्बन भी यूज करते हैं, कॉपर भी यूज करते हैं, कॉपर ग्रेफाइट भी यूज करते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पे। फिगर हो गया। चलिए, अब उसके नीचे हम लोग को कुछ लिखना है। पहले तो हम लोग को ऊपर में ही लिखना चाहिए था कि डीसी जनरेटर को क्या बोलेंगे, यानी कि डीसी जनरेटर का डिफाइन करना। तो फिगर बन गया, नीचे में लिखना शुरू किए थोड़ा सा। डीसी जनरेटर तो टॉपिक बन गया ना ऊपर, तो अब बनाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग आप डीसी जनरेटर डाल लीजिएगा क्योंकि यूनिट ही है, और फिगर के नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। द इलेक्ट्रिकल मशीन which converts mechanical energy into electrical energy as DC voltage output
which converts mechanical energy into electrical energy as DC voltage output is known as DC generator, कैसे आपको गड़बड़ा जा रहा है? इलेक्ट्रिकल मशीन मिलाइएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज डीसी वोल्टेज आउटपुट इज नोन एज डीसी जनरेटर। ठीक है, अगर बेसिकली देखिए, अगर बेसिकली केवल जनरेटर की बात करें, इसका मतलब कि मैकेनिकल से एनर्जी कन्वर्जन होगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होगा, तब जनरेटर बोलेंगे। और वही आउटपुट यदि डीसी दे देगा तब डीसी जनरेटर, और यदि आउटपुट एसी देगा तो एसी जनरेटर। और बाद में आप पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर को ही बोला जाता है अल्टरनेटर, जो कि इस सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट में मिलेगा आपको। चलिए नीचे अब लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, फिगर आपका ऊपर में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसमें लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में डीसी मशीन consist of various part which are given below, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पार्ट है उसका फंक्शन, उसका फीचर। ठीक है, तो देखिए अब आपको दो तरीका बताते हैं, एग्जाम में लिखने का और यहाँ पढ़ने का। यहाँ हम लोग इस तरीका से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे लिखे ना कि गिवन वैल्यू, इसके बाद आप सारे पार्ट को पहले लिख भी सकते हैं और बाद में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको जब लिखना हो तो आपकी एग्जाम में हर बार इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जितना भी टॉपिक है, पॉइंट है, उसको पहले लिख डालिए, उसके बाद एक्सप्लेन बारी बारी कीजिए। वैसे पॉसिबिलिटी जानते क्या होता है? वैसे पॉसिबिलिटी होता है कि एग्जामिनर आपका पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेगा, वो केवल पॉइंट पढ़ेगा और आगे आपको देगा कि पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको मार्क्स बैठा के आगे बढ़ जाएगा। और अगर आप केवल पॉइंट नहीं बना करके ऐसे लिखे, जैसे पॉइंट 1 लिख करके डिस्क्राइब कर दिए, पॉइंट 2 लिख कर डिस्क्राइब किए, तो वो बिना क्या करेगा कि बिना पढ़े छोड़ेगा ही नहीं और पूरा डिटेल में अंदर पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्क्स आपको काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली, अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग लिखते चलेंगे। चलिए इसमें लिखिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा आउटर बॉडी और योक। फर्स्ट में आउटर बॉडी और योक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यदि हम यहाँ पे लिखवाएंगे तो अब हम लोग को बच्चों की तरह नहीं लिखना है। जैसे हम लोग 19 में हमेशा कैसे करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में लिखना होता है तो उसी को किताब के फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, किताब के फॉर्म में नहीं लिख करके पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आउटर बॉडी में, जैसे आउटर बॉडी आप पॉइंट बना लिए तो उसके नीचे या तो आप एरो डाल दीजिए, या तो स्टार डाल दीजिए, या तो ऐसा आप सर्किल बना देंगे और बना करके नीचे पॉइंट नंबर या पॉइंट नंबर से भी लिख सकते हैं और करते हुए आगे बढ़िए। फर्स्ट में लिखिएगा इसमें it is a outer body of the machine, it is the outer body of machine which provides mechanical protection, मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट, मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट, टू द इनर पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा
half of the per pole flux, half of the per pole flux, half of the per pole flux is circulated to the outer body, circulated टू के जगह पे थ्रू कर दीजिए, सर्कुलेटेड थ्रू आउटर बॉडी, सर्कुलेटेड थ्रू आउटर बॉडी, सो outer body should be, so outer body should be made up of, outer body should be made up of good magnetic material, good magnetic material, good magnetic material with, good magnetic material with mechanically strong, with mechanically strong material, mechanically strong material। उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कास्ट आयरन is used, cast iron is used for a small machine, cast iron is used for a small machine, and cast steel is used, and cast steel is used for, cast steel is used for medium and large machine, मीडियम एंड लार्ज मशीन। लार्ज मशीन के बदले कहीं कहीं बिग मशीन लिखता है तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा। मीडियम मशीन एंड लार्ज मशीन। चलिए ये हो गया आपका आउटर बॉडी। नेक्स्ट लिखिएगा पोल। पहले पोल को लिखिए, उसके बाद इसके आगे डिफाइन करते जाएंगे। पोल में लिखिएगा, हाँ पोल में। अब पॉइंट लिखने से पहले सबसे पहले कुछ पोल के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको काम आएगा समझने में, चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो। अच्छा, अगर ये बात हम समझाए थे डायरेक्टली यहाँ पे कि अगर पोल की बात करें तो आपको परमानेंट मैग्नेट रहेगा स्मॉल मशीन में और इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा लार्ज या मीडियम मशीन में। यहाँ तो क्लियर था। अगर यहाँ पे पोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हम लोग को पोल एन और एस क्रिएट करना है, बेसिकली वहाँ पे कुछ तो कंसेप्ट वाइंडिंग का होगा ना, कि उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप वाइंडिंग करेंगे तो एक बार वो पोल बन जाएगा एन और दूसरा पोल बन जाएगा एस। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एन पोल बन रहा है, तो एन पोल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे केवल एन पोल ही रहेगा। जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो हमेशा दोनों पोल क्रिएट होगा, एन और एस दोनों। अब एन और एस दोनों क्रिएट हो रहा है, तो अगर सिर्फ पोल की आप इतना बात करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो एन यहाँ पे होना चाहिए और एस यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो मान ली कि ये वाला एस पोल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम लोग सिंपली सोचे तो अगर यहाँ पे लगाना होगा तो इस प्रकार से पोल बनाना होगा कि जो नीचे में जो पोल शू है वो पोल शू पे कैसा पोल बनना चाहिए, एन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे लगाने के लिए बनाना होगा तो कैसा बनना चाहिए, एस बनना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोल क्रिएट करते हैं एन और एस, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाइंडिंग के नेचर पे और सप्लाई ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर मान लिए कि यहाँ पे बात करें,
हम एक ही पोल को दो तरीका से समझाएंगे और उसमें बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पोल को चेंज किया जाएगा या किस प्रकार से पोलैरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो एक इस प्रकार से बाइंडिंग कर लिए, अब एक यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। अगर यहाँ पे वाइंडिंग करें, देखिए यहाँ पे वाइंडिंग का सेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाइंडिंग इस प्रकार से किया हुआ है कि वाइंडिंग बाहर से पहले गया है फिर अंदर आया है, इस प्रकार से रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन यहाँ पे अब वाइंडिंग करेंगे क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो पहले अंदर से जाएगा उसके बाद बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे पहले तार को अंदर से ले जाएंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे। अगर इस प्रकार से किया जाएगा, दोनों जगह हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट दोनों जगह ऊपर से डालेंगे, यानी कि ऊपर से ही करंट को सप्लाई करेंगे। अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो ऐसे हम लोग को अगर वाइंडिंग के नेचर पे अगर पोलैरिटी डिपेंड नहीं करता तो बेसिकली हम लोग को क्या होता है कि दोनों जगह पोल सेम क्रिएट होता है। लेकिन देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले दोनों एंड पे हम लोग पहचानेंगे कि कहाँ पे एन बनेगा कहाँ पे एस बनेगा। उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सभी में ऐसे मिलेगा। अगर सभी में ऐसे मिल रहा है यानी कि यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे 4 फिंगर के डायरेक्शन में करंट, तो थंब बताएगा आपका एन पोल, यानी कि ये मिल जाएगा एन ऊपर और एस मिलेगा यहाँ पे। अगर इसकी बात करते हैं तो करंट यहाँ पे अंदर से जा रहा है और बाहर से निकल रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा। तो जब करंट वहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगा तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ना है। करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर, थंब कहाँ जा रहा है नीचे, यानी कि एन पोल कहाँ मिल जाएगा, एन पोल मिल जाएगा यहाँ, तो एस मिल जाएगा यहाँ। अभी हम बता रहे थे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एन पोल बनाना होगा तो वाइंडिंग कैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर अगर एस बनाना होगा तो ऐसा करना होगा। सबसे पहला तरीका क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग के सेंस को चेंज कर दिए। सेंस मतलब कि ओरिएंटेशन को एक बार कर रहे थे क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम पोल केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने की वजह से एक बार बन गया एन और एक बार बन गया एस, तो वाइंडिंग के ओरिएंटेशन से पोल चेंज हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर मान ली कि यहाँ से आप जो करंट सप्लाई दे रहे थे इसके वजह से यहाँ पर एस बन रहा था, अगर करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया यानी कि करंट यहाँ से देना शुरू कर दे, तो करंट देखिए तो अगर यहाँ से देंगे नीचे से दिया जाएगा तो नीचे से पहले बाहर जाएगा और बाहर से इस प्रकार से निकलेगा ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। यानी कि जो भी पोल बनेगा उसकी पोलैरिटी डिसाइड होगा दो बेसिस पे, एक डिसाइड होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट पे और दूसरा डिसाइड होगा वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पे कि वाइंडिंग आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना होगा कि पोल किस प्रकार से यहाँ पे वाइंडिंग हम लोग करेंगे। जैसे अब बात थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो मोटर बनाता है दुकानदार या वर्कर बनाते हैं या टेक्नीशियन बनाते हैं, तो क्या उन लोग को सारा चीज़ पता रहता है कि क्लॉकवाइज में किसको करना है, एंटी क्लॉकवाइज में किसको करना है? तो उन लोग को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि उन लोग को पता है, उनको ये पता नहीं है। जैसे आपको पता चल रहा है ना कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एन बन रहा है या एस बन रहा है, और इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उसको ये पता नहीं है कि इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो एन ही क्यों बनेगा, लेकिन उसको ये पता है कि क्लॉकवाइज करेंगे तो एन बन जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करता है, क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो हम लोग को यहाँ पे लॉजिक के साथ साथ ये भी समझना है कि क्यों होता है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ से पोल क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे पोल के बारे में अगर बात करें तो नीचे में पोल का पॉइंट आपको बन गया। तो पोल का पॉइंट बनने के बाद सबसे पहले उसके नीचे लिखिएगा हाँ, देखिए वो समझ रहे हैं अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको जॉब कहीं लगेगा ना तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपसे नीचे अगर मान लीजिए कि टेक्नीशियन है और मान लीजिए कि आप जेई के पोस्ट पे गए, तो वो मान लीजिए कि 2-4 साल पहले से काम करें तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत समझिए कि उसी काम के लायक है। और ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कि टेक्नीशियन वगैरह जो रहते हैं या जो नीचे काम करते रहते हैं और मान लीजिए कि आप नए जाइए ना और थोड़ा सा आप में अकड़ रहेगा कि हम तो जेई हैं, तुमको झुका, सुनिए ना, तुमको तो झुका के रखेंगे, तो वो भी समझता है
कि देखते कि पहले कौन झुकता है। अगर आप उससे कुछ पूछिएगा ना, वो सीधा सीधा बताएगा ही नहीं आपको, ठीक है, वो सीधा बताएगा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, आप सीनियर के पास तो नहीं जाएगा कि सर हमको ये काम नहीं बुझा रहा है, सर हमको कैसे पता नहीं है। आप पूछेगा किससे, अपने जूनियर से, और जूनियर थोड़ा सा भाव खाएगा आपको, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप नए गए हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगा, वो तो आपको बाबू भैया करना ही पड़ेगा, और नहीं तो मिला कर रखना ही पड़ेगा, और नहीं तो सूर्य दिन इंजीनियर रह गए तो अकड़ जाइएगा। बस थोड़ा सा टाइम सीखने भर, उसके बाद तो बेचारा खुद ही जूनियर रहेगा। चलिए इसमें लिखिएगा, पोल में लिखेंगे इन अ स्मॉल मशीन, इन अ स्मॉल मशीन, इन अ स्मॉल मशीन परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड, इन अ स्मॉल मशीन permanent magnet is used but permanent magnet is used but medium and large machine, but in लिखिएगा, in medium and large machine हाँ सर, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। इन मीडियम एंड लार्ज मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू मेक द मशीन, टू मेक द मशीन कंट्रोलेबल, टू मेक द मशीन कंट्रोलेबल, मेक द मशीन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब कि कंट्रोल करने की एबल बनाने के लिए, ठीक है, कंट्रोलेबल। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखेंगे, लिखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ पोल इज, द मेन फंक्शन ऑफ पोल इज, पोल इज टू क्रिएट द वर्किंग फ्लक्स, to create the working flux, to create the working flux। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ये जो पोल पे वाइंडिंग करते हैं इसको बोलते हैं पोल वाइंडिंग, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा पोल वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय, is excited by DC voltage, pole winding is excited by DC voltage to get the fixed polarity of pole, to get the fixed polarity of pole, to get the fixed polarity of pole। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे polarity of pole, polarity of pole, polarity of pole depends on, polarity of pole depends on direction of current, direction of current and sense or orientation, and sense or orientation of winding, sense or orientation of winding। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए, अब यहाँ तक आज स्टॉप करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम पोल शू से। लेकिन सर को क्लास में इंटर करने से पहले ये दोनों फिगर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। करेंगे तो 8 9 पे
तो क्या दिक्कत है? देखिए, क्या हम लोग को इस पर्पज से केवल पढ़ना चाहिए, केवल एग्जाम में लिखना है? अगर सपोज पोल की बात करें, अगर पोल में यहाँ पे 4 पॉइंट आप लिख रहे हैं, अगर एग्जाम में आप 2 पॉइंट भी लिख लेंगे ना तो आपको काम चल जाएगा, लेकिन चारों पॉइंट आपको जानना जरूरी है। देखिए, इस चीज़ से पीछे मत भागिए कि आपको 2 कॉपी या 1 कॉपी भरना पड़ेगा। अच्छा, किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए, एग्जाम में सिर्फ लिखने का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है उसको लिख डालेंगे, और वो भी डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन का कितना मार्क्स कैसे उठाया जाता है, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है।